हेलो डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आपका इस मठ आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग टॉपिक सीरीज के अंतर्गत ईरान इजराइल वॉर टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। उसी डिस्कशन के हम कुछ बेसिक पॉइंट निकालते हैं जो इस संघर्ष की मूल वजह बने हुए हैं। एक बेसिक पॉइंट निकलता है कि इस रीजन में हमें आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, अर्थात एक विचारधारा के रूप में संघर्ष देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देख रहे होंगे 1979 में ईरान में जैसे ही रुहुल्ला खोमेनी साहब की सरकार आती है, सत्ता आती है, तो उनके द्वारा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी को अपने निकटतम पड़ोसी देश में प्रॉक्सी बार के रूप में एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, जिसका उद्देश्य इस मिडिल ईस्ट रीजन में, इस वेस्टर्न एशियन में ईरान अपने आइडियोलॉजी का प्रभाव चाहता है। इस आइडियोलॉजी को रोकने के लिए, कंट्रोल के लिए क्या करता है इजराइल प्रयास करता है, और उसके साथ में कौन आता है? अमेरिका आता है, जिसके कारण टकराव की स्थिति बनती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि ये वो रीजन है, इस क्षेत्र पर ईरान भी अपना वर्चस्व चाहता है, हेजेमोनी चाहता है, और कहीं ना कहीं इजराइल के माध्यम से यूएसए इस पर अपना प्रभाव नियंत्रण चाहता है। तो दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि ये टकराव की वजह एक है यहाँ पर रीजनल हेजेमोनी, क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर, क्योंकि ईरान अपने क्षेत्रीय विस्तार को करने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं पर यूएसए इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव पकड़ मजबूत रखने के लिए लगातार प्रयासरत है, जो कि टकराव की वजह है। तीसरा आप देख रहे होंगे कि इस क्षेत्र में 1980 के डिकेड में ईरान के द्वारा एक न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य ईरान अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित करना चाह रहा है, डिक्लेयर करना चाहता है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर अभी तक कोई भी राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। अगर ईरान इसमें कामयाब होता है तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर ईरान का प्रभाव सबसे अधिक होगा, उसकी आइडियोलॉजी का प्रभाव अधिक होगा, उसका वर्चस्व भी अधिक देखने को मिलेगा, जिसको रोकने के लिए यूएसए और इजराइल लगातार प्रयासरत हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक टकराव की स्थिति बनती है। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन कंसर्न भी इस टकराव की एक वजह है। दूसरा क्या देखेंगे कि आप ईरान को देख रहे हैं या इजराइल को देख रहे हैं, लगातार अपनी सुरक्षा संबंधी चीज़ों को लेकर एक दुविधा की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जब भी कोई इजराइल अपनी सैनिक कार्रवाई करता है या ईरान अपनी कोई सैन्य कार्रवाई करता है, तो ये उसे क्या मानते हैं कि हमने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से किया गया एक अभ्यास है, किया गया एक प्रयास है। लेकिन प्रतिद्वंदी ऐसे हैं कि एक दूसरे के प्रति अधिक एग्रेसिव हैं, आक्रामक हैं, जो चिंता का विषय है, जो तनाव का विषय बना हुआ है। वहीं पर आप देख रहे होंगे कि 2015 के अंतर्गत अमेरिका और ईरान के मध्य यूएनएससी में P5 कंट्री और जर्मनी, और आपने देखा था कि ईरान के बीच में JCPOA साइन होता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जहां यह तय होता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने का प्रयास करेगा। साथ ही इस परमाणु कार्यक्रम के अंतर्गत जो उसने यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम चालू किया हुआ है उसे रोकेगा, उसे 98% कम करने का प्रयास करेगा। साथ में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करने का प्रयास करेगा, और साथ में ही जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं उनकी संख्या को कम करने का प्रयास करेगा। ये तीनों संसाधन ऐसे हैं, रिसोर्सेस ऐसे हैं जो एक एटॉमिक वेपन कंट्री के लिए आवश्यक है। अब देखिए, अब ये था, और साथ में अमेरिका से ये तय किया गया था कि अमेरिका के द्वारा और यूएनएससी के द्वारा जो ईरान पर सैंक्शन लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, उसे ढील देगा, उसे कम करने का प्रयास करेगा, जिससे ईरान की इकोनॉमी बेहतर हो सके। लेकिन होता क्या है कि 2015 में P5 कंट्री और ईरान और जर्मनी के बीच में यूएनएससी की बैठक में JCPOA साइन होने के बावजूद भी ईरान लगातार अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कार्य करता रहता है। और जब इस तरह का कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं ईरान अपने गुप्त रूप से या चोरी छिपे रूप से न्यूक्लियर प्रोग्राम को चालू रखना चाहता है। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं तो 2018 और 19 में आप देखेंगे कि उनके द्वारा JCPOA से अपने आप को अलग कर लिया जाता है। अच्छा, JCPOA को हम ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना, यहाँ से अपना अलग कर लिया जाता है। और वजह ये कहते हैं कि ईरान इस पर साइन करने के बावजूद भी लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कार्य कर रहा है, तो इस एग्रीमेंट का कोई महत्व नहीं है। वहीं पर जो 1979 में
IRGC गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि जो ईरान को अभी जो पहचान मिली हुई है इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री के रूप में, उसको बनाए रखना था। तो उसी को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाता है। उनके द्वारा कहा जाता है कि IRGC के द्वारा वहाँ जो डेमोक्रेसी चाहने वाले लोग हैं उनका लगातार उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, और डेमोक्रेसी नाम की चीज़ बची हुई नहीं है, लोगों की फ्रीडम छीन लिया गया है, और सबको एक इस्लामिक कल्चर के साथ लगातार फोर्सफुली रूप से, ज़बरदस्ती रूप से कन्वर्ट किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये वजह ऐसी थी कि आप देखेंगे कि 28 फरवरी 2026 में इजराइल के द्वारा ऑपरेशन रोवरिंग लाइन के द्वारा ईरान के क्षेत्रों में हवाई हमले किए गए। उसकी जो एटॉमिक साइट थी उस पर हवाई हमले किए गए, उसके सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए गए, जिसके साथ कौन शामिल है? USA शामिल है, अमेरिका शामिल है। तो की गई कार्रवाई में आपने देखा होगा कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खोमेनी, उनकी मृत्यु होती है। तो जहां अमेरिका का ये सोचना था कि इनकी मृत्यु के बाद यहाँ तख्ता पलट देखने को मिलेगा या सरकार में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ अभी तक देखने को मिला नहीं था। तो कहीं ना कहीं अब IRGC के द्वारा जब इतना बड़ा हमला ईरान पर हो रहा है तो उसके द्वारा रिटेलिएट किया जाना स्वाभाविक था। तो IRGC के द्वारा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के माध्यम से इजराइल में और अमेरिका के जो मिलिट्री बेस बने हुए थे, चाहे वो UAE में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो कतर में हो, उस पर क्या किया जाता है? लगातार हमला किया जाता है, और एक वॉर की स्थिति लगातार देखने को मिलती जा रही है। अब हमें ये देखना है कि इस वॉर के चलने के कारण भारत पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है, और इस वॉर के चलते जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो हम एक बात देखें कि इस वॉर के चलने के कारण आज भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक ऐसे चैलेंज को सामना कर रहा है, एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहा है कि वो अपने आप को यहाँ बैलेंस और न्यूट्रल दिखाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके संबंध अमेरिका से, इजराइल से भी ठीक बने रहें और ईरान से बने रहें। क्यों बने रहें? क्योंकि ईरान और इजराइल भारत के लिए रणनीतिक रक्षा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और जबकि ईरान ऊर्जा के लिए, एनर्जी रिसोर्सेज के लिए और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, वहाँ क्षेत्रीय संपर्क के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ईरान में ही भारत के द्वारा चाबहार पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, जो हमें वहाँ से अफगानिस्तान के माध्यम से सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से जोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसके लिए हमें ईरान के साथ संबंध बना के रखना आवश्यक होगा। तो इस वॉर के द्वारा आप देखेंगे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी एक आज देखने को मिल रही है, वो बैलेंस और न्यूट्रल पॉलिसी देखने को मिल रही है। अगर ये वॉर चलता है और अगर भारत का झुकाव किसी पक्ष की ओर होता है तो कहीं ना कहीं हमें उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर भारत अपनी पॉलिसी को संतुलित और तटस्थ रखता है तो आप देखेंगे कि उसका प्रभाव अभी हमें भारत देखने को मिल सकता है। वो किस रूप में देखने को मिल सकता है? तो आप देखिएगा कि सबसे बड़ा भारत के लिए यहाँ मुद्दा है वो है उसके एनर्जी रिसोर्स को लेके, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो ऑयल आता है इंडिया में, वो ऑयल कहाँ से आ रहा है? हॉर्मुज स्टेट से होकर आता है, और हॉर्मुज स्टेट पर इसमें कंट्रोल किसका है? ईरान का पूरी तरीके से कंट्रोल है। अगर हॉर्मुज स्टेट को ईरान के द्वारा लगातार बंद रखा जाता है तो कहीं ना कहीं जो ऑयल का एक्सपोर्ट भारत में होना है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि ऑयल से संबंधित अपनी आवश्यकताओं का 88% भारत इसी हॉर्मुज स्टेट से एक्सपोर्ट करता है, सॉरी इंपोर्ट करता है। ठीक, अगर वो वहाँ पर रुकेगा तो भारत में ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इसका अभाव होगा, कमी होगा, जिसके दाम क्या हो जाएंगे? लगातार बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो भारत में स्थिति क्या होती जाएगी? कहीं ना कहीं खराब होगी। दूसरा पॉइंट आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक भारत को पहले से झेलनी पड़ रही है, वो है LPG शॉर्टेज को लेकर। अगर LPG शॉर्टेज और होता है तो कहीं ना कहीं भारत में दिक्कतें और होंगी, कीमत में उछाल आने की संभावना है, और जो इंडस्ट्री LPG पर आधारित है वो क्या होंगे? प्रभावित होंगे, क्योंकि LPG से संबंधित अपनी आवश्यकताओं का भारत
65% इन्हीं कंट्री से इंपोर्ट करता है, आयात करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद रखना और भारत के जितने शिप हैं उनको ना आने देना, तो भारत में अपने ऑयल पॉलिसी को लेकर और एलपीजी शॉर्टेज को लेकर लगातार चिंताएं बनती चली जा रही हैं। वहीं पर आप देखेंगे कि वहाँ से केवल ऑयल और एलपीजी नहीं आता है, उसके साथ में फर्टिलाइज़र भी हम इंपोर्ट करते हैं। जब फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं जो हमारी कृषि के लिए अत्यावश्यकता है, एग्रीकल्चर के लिए आवश्यक है, उसका भी हमें शॉर्टेज देखने को मिलेगा। और साथ में ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जहाँ पर भारत में जो इंडस्ट्री शामिल है और जो एक इंडस्ट्री ग्रोथ के रूप में कार्य कर रही हैं, अगर उनके लिए वो रॉ मटेरियल्स नहीं आते हैं, ये आने में समय लगता है, तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री ग्रोथ चल रही है भारत में, उस पर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और साथ में अगर हम रूट डाइवर्ट करके लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक होने के कारण जो इंडस्ट्री के द्वारा कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो उसमें इनपुट कॉस्ट अधिक होगा। और जब इनपुट कॉस्ट अधिक होगा तो आप देखेंगे कि इंडस्ट्री को मिलने वाला प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। तो इंडस्ट्री को मिलने वाला प्रॉफिट कम होने के कारण हमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के स्तर पर हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल सकती है। तो ये भारत की चिंता की एक मूल वजह बनी हुई है। ठीक, अब हमें क्या करना होगा? अब भारत इस समय अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस और न्यूट्रल रखना अति आवश्यक होगा। अगर उसका झुकाव किसी की तरफ होता है तो कहीं ना कहीं हम संबंधों को खो देंगे, जिसका बुरा प्रभाव अभी तो कम देखने को मिल रहा है, हो सकता है भविष्य में अधिक देखने को मिले। क्योंकि भारत के इजराइल और यूएसए के साथ अपने इंटरेस्ट हैं और ईरान के साथ अपने इंटरेस्ट हैं। ठीक, तो ये है हमारी आज की स्थिति। तो इसको हमने समझने का थोड़ा प्रयास किया कि भारत पर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है और भारत की फॉरेन पॉलिसी को इस समय बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इससे संबंधित और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम जानने का आगे प्रयास करेंगे। और साथ में अब जो ईरान है इसकी हमें जो फिजियोग्राफी है और साथ में इजराइल की जो फिजियोग्राफी है उसको हमें एक साथ देखने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा, अगर मैपिंग से कोई सवाल बनता है तो उस सवाल का जवाब हम लोग दे सकें, है ना। अभी वीडियो छोटा रखते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो और चीज़ों को समझने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।